नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारा विषय रहेगा स्वतंत्रता, फ्रीडम, राजनीति विज्ञान 10/1 पार्ट बी। आपका ये सेकंड चैप्टर है। इसका आज का हमारा उप विषय सब टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है, हाउ लिबर्टी कैन बी सेफ गार्डेड। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता की रक्षा कैसे हो सकती है, इसके लिए कौन कौन से प्रावधान होने चाहिए ताकि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग अच्छे ढंग से कर सके। तो जैसा कि आप बच्चों ने इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो संक्षेप में मैं आप बच्चों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और बीच बीच में मैं आप बच्चों को कैसे किसी पॉइंट्स को अधिक अच्छे ढंग से करना है मैं इसको इलेबोरेट भी करता जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता की रक्षा जो है वो कैसे हो सकती है। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता का इतना अधिक महत्व है कि इसके अस्तित्व के बिना व्यक्ति का विकास करना संभव नहीं है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों को कानून द्वारा नियमित स्वतंत्रता ही प्राप्त होती है। व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता अधिकारों के रूप में कानून द्वारा प्रदान की जाती है, परंतु फिर भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित ऐसे प्रावधान या रक्षा कवचों की व्यवस्था का होना आवश्यक है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्यारे बच्चों, आप बच्चों ने कैसे इसको जो है संक्षेप में एक्सप्लेन करना है वो ये है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र ही ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित रह सकती है। जो दूसरी शासन प्रणाली होती हैं जैसे निरंकुश राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी शासन प्रणालियों में व्यक्ति का जीवन भी शासकों की दया दृष्टि पर जो वो निर्भर करता है। जबकि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में लोगों को शासन कार्यों में भाग लेने के अवसर प्राप्त होते हैं, उन्हें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं जो प्रदान की जाती हैं, लोगों का अपना शासन होता है और लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो है वो शासन का संचालन करते हैं। तो केवल प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली में ही जो है वो स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है और व्यक्ति जो है वो अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग अच्छे ढंग से कर सकता है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अधिकार उन सामाजिक सुविधाओं का नाम है जिनके बिना व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अधिकारों द्वारा ही व्यक्ति स्वतंत्रता का आनंद उठा सकता है। इसलिए स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए आवश्यक है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णन हो, ताकि व्यक्ति इन अधिकारों का पूर्ण रूप से लाभ उठा सके। जैसे भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार जो है वो स्वतंत्रता के रूप में हमें जो प्रदान किए गए हैं कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं अधिकारों के रूप में, और इन मौलिक अधिकारों को जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा इन्हें सुरक्षित भी बनाया गया है। इस प्रकार से आप बच्चों ने जो है वो इसको एक्सप्लेन करते जाना है। फिर उसके पश्चात हम बात करते हैं कानून का शासन। इसी प्रकार से जो है कानून के शासन का अस्तित्व होना चाहिए। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि देश में जो है वो कानून के शासन का अस्तित्व हो, क्योंकि कानून के शासन के बिना स्वतंत्रता की रक्षा जो है वो नहीं की जा सकती है।
तो इसमें जैसे कानून के शासन से हमारा अभिप्राय ये है कि कानून सर्वोच्च होता है और शासन का संचालन किसी एक व्यक्ति या संस्था की इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता, अपितु शासन प्रबंध के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को कानून की दृष्टि में समान समझा जाता है और किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून के शासन का होना भी आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। स्वतंत्रता से अभिप्राय या स्वतंत्र न्यायपालिका से अभिप्राय ऐसी न्यायपालिका से है जो विधान पालिका और कार्यपालिका के अधीन ना हो। यदि न्यायपालिका दूसरे दो अंगों में से किसी एक के अधीन होगी तो न्यायाधीश के लिए निष्पक्ष न्याय करना जो है वो संभव नहीं होगा, जबकि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो है वो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अनिवार्य है। स्वतंत्र न्यायपालिका से अभिप्राय जो है वो हमारा ये होता है कि न्यायपालिका जो है वो विधान पालिका तथा कार्यपालिका के हस्तक्षेप से जो है मुक्त होनी चाहिए और विधान पालिका तथा कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप ना करे। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अभिप्राय ये भी लिया जाता है एक ऐसे वातावरण से है जिसमें किसी न्यायाधीश को जो है वो निर्णय करते समय जो है किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या संस्था के दबाव के अधीन आकर गलत निर्णय देने की संभावना ना हो। तो इस प्रकार से जो है वो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र भी होनी चाहिए। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा जो है वो नहीं हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जो शासन की शक्तियां हैं वो उनका जो है विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शासन की जो शक्तियां वो किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास जो है वो नहीं होनी चाहिए। उनका विभाजन जो है वो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं में जो है उनका विभाजन किया जाना चाहिए। यदि ये शासन की शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक ही स्थान या एक ही केंद्रीय सरकार के पास होंगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा जो है वो नहीं हो सकती है। अतः शासन की शक्तियों का विभाजन जो है वो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं में किया जाना चाहिए। जैसे भारत में जो है वो शासन शक्तियों का विभाजन जो है वो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं में किया गया है। तो इस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स के द्वारा भी जो है वो स्वतंत्रता की रक्षा जो है वो अच्छे ढंग से की जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस, फ्री एंड ऑनेस्ट प्रेस। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि जो प्रेस है वो कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए और प्रेस के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे जो है वो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाएं होती हैं उनके द्वारा सही सटीक जानकारी जो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जो है वो नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए, ताकि जो है वो नागरिक जो है वो उनका जो है वो राजनीतिक विकास जो है वो अच्छे ढंग से हो सके और उन्हें जो है वो सही सूचनाएं जो है वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में प्राप्त होती रहे। तो इस प्रकार से जो है जो प्रेस है वो स्वतंत्र तथा ईमानदार भी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सतत जागरूकता, इटर्नल विजिलेंस क्या होती है। सतत जागरूकता जो है सतत जागरूकता, यदि ये कहा जाए कि ये स्वतंत्रता का वास्तविक जो है वो रक्षा कवच है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सतत जागरूकता का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मेरे अधिकार क्या हैं और मेरे कर्तव्य क्या हैं। जब तक व्यक्ति जो है वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं होगा, विजिलेंट नहीं होगा, तब तक जो है उसके स्वतंत्रता की रक्षा जो है वो नहीं हो सकती है।
एक आलसी और अचेत व्यक्ति जो है वो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता है। जैसे यदि व्यक्ति जो है वो जागरूक नहीं होगा तो यद्यपि जो है वो संविधान द्वारा उसको जो है वो दूसरी व्यवस्थाएं भी की गई हो, जैसे कि जो है वो प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली भी हो और आपका जो है मौलिक अधिकारों की घोषणा भी की गई हो, कानून का शासन भी हो और प्रेस जो है वो स्वतंत्र ईमानदार भी हो, न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र भी हो। परंतु जब तक व्यक्ति जो है वो उसमें सतत जागरूकता नहीं पाई जाएगी, वो जागरूक नहीं होगा अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जो है, तब तक जो है वो वह स्वतंत्रता का उपभोग, स्वतंत्रता का आनंद नहीं उठा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो ये सभी ऐसे रक्षा कवच हैं जिनका होना जो है वो स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है, और यदि ये नहीं होंगे तो स्वतंत्रता की रक्षा जो है वो नहीं हो सकती है। तो आज हमने किया कि स्वतंत्रता के मुख्य रक्षा कवच जो है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली होनी चाहिए, मौलिक अधिकारों की घोषणा, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, और जो है कानून का शासन होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो प्रेस है वो ईमानदार तथा स्वतंत्र होनी चाहिए, तथा नागरिकों में जो है वो सतत जागरूकता जो पाई जानी चाहिए, तभी जो है वो स्वतंत्रता की रक्षा जो है वो की जा सकती है। तो आपने इस वीडियो के अनुसार आपको आज जो वर्कशीट दी गई है उसमें दिए गए प्रश्नों को आप बच्चों ने जो है वो अच्छे ढंग से हल करना है तथा समझने का प्रयत्न करना है। कोई चीज़ जो है वो अगर आपको समझ नहीं आती, बार बार जो है वो वीडियो को देखें, समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।